जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रूटेरिया जो वॉल्यूम 2 का बिहार दवा का प्रैक्टिस सेट आया है, इसी को जो है ना कंप्लीट करेंगे। और इसमें देखिए टोटल मॉडल प्रैक्टिस सेट का बात करें कितना है, टोटल 15 जो है ना मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसमें 2 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो जितने लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखें सभी लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो अभी से जो है ना अच्छे सारी क्लास को देखिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। जब सोचिए कि हाँ दरोगा का वैकेंसी आएगा तब तैयारी करेंगे तो बिल्कुल जो है ना आप पीछे रह जाइएगा। बहुत लोग देखते हैं कि हाँ जब वैकेंसी आएगा, एग्ज़ाम डेट निकालेगा तो बहुत लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग जो है ना क्लास को देखते भी नहीं है ना प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आप लोग जो है ना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग का दरोगा का वैकेंसी देखिएगा 15 अगस्त के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। जितने लोग का बिहार दरोगा का इंतज़ार है तो आप सभी लोग जो है ना कमर कस लीजिए, दरोगा का वैकेंसी बहुत जल्द आ रहा है। और दरोगा के लिए जो है ना आप लोग के लिए होमवर्क सीरीज भी स्टार्ट हो रहा है, तो शुरू से आपका होमवर्क सीरीज करवाया जाएगा, तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। आपको उसमें होमवर्क के साथ साथ आपको सारे जो प्रकाशन जो इम्पोर्टेंट प्रकाशन है आपको सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो आप निश्चिंत होकर के ज्वाइन कीजिएगा। आपको लास्ट में हम बताएंगे होमवर्क सीरीज के बारे में, पहले हम प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बिहार दरोगा का कितना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो सभी लोग लास्ट तक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी क्लास का आपको जो है ना 100% फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए क्लास कैसा लगा, आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके जो है ना समानुपाती होती है। बताइए क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले जो है ना किसके समानुपाती होता है। तो क्या होता है, दो बल के जो है ना समानुपाती होगा। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि प्रकाश के संबंध में असत कथन कौन सा है। बताइए मतलब प्रकाश के संबंध में गलत कथन को छांटना है कि गलत कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है प्रकाश के संबंध में यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और प्रकाश के संबंध में बोल रहा है इसका वर्ण विक्षेपण भी होता है, ये भी क्या है कथन सही है। और आगे कह रहा है कि एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये क्या है तो बिल्कुल गलत है। याद रखिए प्रकाश के बारे में कह रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति जो है नहीं बदलता है, मतलब आप परिवर्तित रहता है, इसलिए क्या है ये जो है ना गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो नहीं बदलेगा तब क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए कह रहा है कि सीधी रेखा में गमन करने के कारण यह प्रतिबिंब एवं क्या है छाया बनाता है, ये क्या है तो बिल्कुल सही। उत्तर क्या है, इसमें असत कथन पूछा था, असत कथन कौन सा है तो सी क्या है तो गलत है। बाकी ए बी और डी क्या है तो सही है। ठीक है नेक्स्ट आइए, करेनिन में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। बताइए करेनिन में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम है। क्या है तो एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट आगे करा कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। बताइए करा कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। बताइए तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप परिवर्तित रहेगी। क्या रहेगी तो आप परिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट आगे करा कि एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है। बताइए एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी होगा। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होता है विक्षेपित नहीं होती है, तो ये क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होती है विक्षेपित जो है ना नहीं होती है। और आगे याद रखिएगा कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक प्रकार की क्या है ऊर्जा है जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। चलिए आगे देखिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें बोल रहा है सही कथन कौन सा है, इसके बारे में बताना है। चलो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में कह रहा है। देखिए पहला कथन कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये क्या है बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि वे ध्रुवों की तुलना में बहुत रेखा पर अधिकतम होती है, तो ये क्या है गलत है। याद रखिए ना कि ये ध्रुवों पर नहीं, ये भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर क्या होता है तो अधिकतम होता है, उल्टा है। ठीक है तब क्या होगा सही होगा। और आगे कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव में समाप्त होती है, तो ये क्या है बिल्कुल ये भी क्या है गलत है। चुंबकीय बल रेखाएँ जो होती है उत्तरी ध्रुव से मतलब जो है ना क्या होता है उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव में क्या होती है समाप्त होती है, तब क्या होगा सही होगा। और आगे कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में क्या होती है बंद होती है, ये क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा 1 और 4 सही है, लेकिन क्या है तो 2 और 3 क्या है गलत। उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें सही पूछा था
कि सही कथन कौन सा है, तो 1 और 4 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नशे में धूत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि नशे में धूत गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला जो यौगिक है वो कौन सा है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, K2Cr2O7। इसको क्या बोलते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए कथन एक कह रहा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। और कारण आर कह रहा है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये क्या है, गलत है। बढ़ाता नहीं, क्या करता है, तो घटा देता है। इसलिए क्या होगा, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट यहाँ पे आर गलत है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। ए सही है परंतु आर क्या है, तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। करें एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि क्या होगा, बताइए। करें एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि क्या होगा, बताइए, क्या हो जाएगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में क्या है, तो हो जाएगा। ठीक है, तो 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाएगा और शेष आधा भाग विघटित होकर 10 दिन में जो है ना चौथाई हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे करा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। कह कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में कह रहा है कि परमाणु अविनाशी हैं, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण परमाणु है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। और पदार्थ परमाणु से बने होते, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ए बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है, बताइए। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में क्या है, तो सही है, बताइए। कौन सा कथन सही है, बताइए, क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, तो क्षार जो है ना यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को क्या करता है, नीले रंग में क्या करता है, बदल देता है, यही क्या है, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि क्षार बेस के विषय में कौन सा कथन सही है, तो क्षार जो होता है कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में क्या करता है, तो बदल देता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, तो जंतु है, और सूची 2 में क्या है, तो संघ है। कौन सा जंतु का संघ कौन सा किस में आता है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, एस्कैरिस में कौन आता है, बताइए। एस्कैरिस में जो है ना कौन आता है, तो एस्कैरिस में कौन आता है, तो सूत्रकृमि जो है ना संघ निमेटोडा आता है। और मलेरिया परजीवी में कौन आता है, कौन सा संघ आता है, मलेरिया परजीवी में कौन सा संघ आता है, तो मलेरिया परजीवी में आदि जंतु प्रोटोजोआ आता है। और घरेलू मक्खी में कौन सा संघ आता है, तो घरेलू मक्खी में क्या है, तो संधिपाद संघ आर्थ्रोपोडा आता है। नेक्स्ट है गाय में कौन सा संघ आता है, तो गाय जो है किसमें आता है, स्तनपायी वर्ग मैमेलिया में आता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 4 2 1। चलिए आगे देख रहा है कि किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है, बताइए, क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाष्पीकरण के कारण। क्या होगा, तो बाष्पीकरण के कारण क्या होता है, ठंडा जो है ना प्रदान करती है। नेक्स्ट है करा कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जो है ना पूर्ण होती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जो है ना पूर्ण होती है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंह में और छोटी आंत में जो है ना पूर्ण होती है। तो मनुष्य में भोजन के जो पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में क्या होती है, तो पूर्ण हो जाती है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि खास श्रृंखला क्या है, बताइए। खास श्रृंखला जो है ना क्या है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक जीव से दूसरे जीव को खाद मतलब भोजन का क्या करना, स्थानांतरण करना। नेक्स्ट है कह रहा है कि मर्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है, बताइए। कह रहा है कि मर्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 टेरिडोफाइटा का है। किसका है, टेरिडोफाइटा का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार मतलब सलाइवा का लाभ नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लार
मतलब सलाइवा का लाभ नहीं है। बताइए कौन सा लाभ नहीं मतलब हानि है, बताइए। तो देखिए लार के बारे में करा है, यह निगलने में मदद करती है। लार बिल्कुल क्या है तो सही है। और आगे करा यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, क्या है बिल्कुल गलत है। तो ये जो है ना लाभ नहीं है, तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और आगे करा है कि यह मुख तथा दांतों को साफ करती है। लार बिल्कुल क्या है तो सही है। और यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, ये भी क्या है तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, ए सी और डी सही है, लेकिन इसका जो है बी क्या है तो लाभ नहीं, तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और याद रखिए ना कि यह जो लार है ना ग्रंथिया से निकलती है, और एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर लार बनता है। इसमें लगभग 99% जल और 1% क्या होता है एंजाइम होता है, ठीक है। और लार हल्की अम्लीय, मतलब इसका जो पीएच मान बोलेगा कितना होता है 6.8 होता है। चलिए आगे देख रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा, बताइए कौन सा कार्य नहीं होगा, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, लेकिन भोजन का अवशोषण होगा, भोजन का पाचन होगा, भोजन का जो है ना अवकरण होगा, ठीक है। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद करे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका शोषण के लिए जिम्मेदार है, और कोशिकीय शोषण में भोजन के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या ऑक्सीकृत होती है। चलिए आगे ये कह रहा है कि डेसिमल दशमलव में से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है, बताइए। कह रहा है कि डेसिमल मतलब दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एनकोडर है। क्या है तो एनकोडर है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि थायमीन, थायमीन जो है ना किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए। थायमीन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन ए बोलेगा तो रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन B2 बोलेगा तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और विटामिन B5 बोलेगा तो निकोटीन माइड या तो नियासिन बोलते हैं, और विटामिन B5 को पेंटोथोनिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन बोलते हैं, विटामिन B7 को बायोटीन बोलते हैं, और विटामिन B9 को फोलिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मीन बोलते हैं, और विटामिन ई को टोक्योफेरॉल बोलते हैं, विटामिन के को फिलोक्विनोन बोलते हैं। ये सारे जो है ना इस प्रकार जो है याद रखिएगा। बाकी इसका हम स्लाइड हर दिन टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट रहता है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस हो, सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट स्लाइड डाला जाता है, उसको अच्छे से पढ़ा कीजिए। जो याद नहीं रहे उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी आप देख रहे होंगे बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है, 154 पेज का हम एक स्लाइड का PDF डाले थे। आपको पता होगा जितने लोग बिहार पुलिस का एग्जाम दिए होंगे उसमें जो है ना भर भर के उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सोचिए कितना एग्जाम की दृष्टि से जो है ना महत्वपूर्ण होगा। और ऐसा ही जो है दरोगा के लिए कम से कम 1000-2000 का जो है एक तैयार करेंगे, उससे कि आपका जो है ना कम से कम 37 मतलब 40% आपको उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार जो है ना आपका दरोगा का एग्जाम होते हुए मतलब जब भी वैकेंसी आएगा, जब एग्जाम होगा, तो उस प्रकार आपका 1000 के आसपास जो है आपका तैयार होगा। तो आप लोग तैयार रहिए। बाकी जो पर डे मिलता है जो कंटेंट मिलता है उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसको जो भी याद नहीं रहता उसको कंटेंट को अच्छे से लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए करा कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। कहाँ है तो इंडोनेशिया में है। चलिए आगे देख रहा है कि प्यूनिक युद्ध जो है ना किसके मध्य लड़े गए थे, बताइए। प्यूनिक युद्ध जो था किसके मध्य लड़ा गया था, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से राख के साज किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है, बताइए। कह निम्नलिखित में से राख के साज किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, कुरनूल गुफा से मिला है। तो कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इसमें स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग आग से जो है ना परिचित थे। नेक्स्ट आया करा कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर क्या है अवस्थित है, बताइए। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी होगा, रावी नदी के तट पे क्या है तो हड़प्पा अवस्थित है। नेक्स्ट आया करा कि रिंग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रिंग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि रिंग वैदिक युद्धों के संदर्भ में बोल रहा है। पहला देख रहा है इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। और लड़ाइयाँ जमीन के लिए लड़ी जाती थी, ये भी क्या है तो सही है रिंग वैदिक युद्धों में। और इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, ये भी क्या है तो सही है। और आगे करा कि युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहित को बांटा जाता था, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। युद्ध में जीता गया धन जो है ना सरदारों को भी मिलता था, पुरोहित को भी मिलता था, जो बचा हुआ धन था उसको जन आम नागरिक में जो है इसको बांट दिया जाता था, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्या है तो गलत है। बाकी ए बी और सी क्या है तो सही है। चलिए आगे देख रहा है कि मौर्य प्रशासन
कह रहा है कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। चलिए देखिए, तो पहला कह रहा है मौर्य प्रशासन के बारे में, कह रहा है कि मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। क्या है, बिल्कुल सही है। और मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तहसीला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। ये भी कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारी को नजराना भेंट दिया करते थे। ये भी क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, मिलाना है। ये सूची 1 है और क्या है, तो सूची 2 दिया हुआ। बताइए विशाख दत्त जो है ना क्या है, बताइए विशाख दत्त क्या है, बताइए। तो विशाख दत्त क्या है, तो एक जो है नाटककार है। क्या है, नाटककार है। ठीक है। और आगे देखिए कह रहा है कि बारामिहिर, बारामिहिर क्या है, तो बारामिहिर क्या बात करें तो बारामिहिर क्या है, तो खगोल विज्ञान है। चरक बोलेगा तो क्या है, चरक एक प्रकार के क्या है, चिकित्सक है। ब्रह्मगुप्त बोलेगा तो क्या है, गणितज्ञ है। क्या है, गणित है। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देख रहा है कि दिल्ली सल्तनत, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था, बताइए। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए मजबूत किले बंद शहर का जो है निर्माण किया जाता था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये, कह रहा है औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का क्या किया, सहयोग मिला, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था, बताइए। कौन था, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा, अकबर था। कौन था, अकबर था। तो औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था जिसमें उसके मराठों एवं दक्कन दोनों सल्तनतों के सैन्य सहायता मिली और यह सबसे जो है ना बड़ा कारण था, जिसके बाद औरंगजेब की राजपूतों के विरुद्ध स्थिति जो है ना काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। चलिए आगे देख रहा है कि 1922 में गांधी जी को सज़ा सुनाने वाला जज कौन था, बताइए। 1922 में गांधी जी को सज़ा सुनाने वाला जज कौन था, बताइए। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जस्टिन C.F. ब्रूमफील्ड था। कौन था, जस्टिन C.N. ब्रूमफील्ड था। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, बताइए। खालसा पंथ का स्थापना किस सिख गुरु ने किया था, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियों का जिम्मेदार है, यह कथन किसका है, बताइए। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियाँ जिम्मेदार है, यह कथन किसका है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, H.J. खांडेकर का है। किसका, H.J. खांडेकर का है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है, बताइए। बताइए कौन सा गलत है। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब असत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है राजा राम मोहन राय के बारे में इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया था, बिल्कुल क्या है, तो गलत है। इन्होंने जो है ना मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन नहीं, ना कि जो है ना विरोधी थे। क्या थे, विरोधी थे। तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए क्या है, ए ऑप्शन क्या है, गलत। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आगे देखिए जो सही है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय हिंदी और संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। इन्होंने वेद तथा उपनिषदों को बांग्ला में अनुवाद प्रस्तुत किया, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे, ये भी क्या है, तो सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, बताइए। क्या होगा, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन का जो है ना प्रस्ताव पारित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए नहीं थे, बताइए। कौन नहीं थे। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खान थे। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की जो है ना स्थापना की गई थी, बताइए। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था, बताइए। कहाँ कहाँ किया गया था। तो देखिए बलिया में भी किया गया था, तामलुक में भी किया गया था और सतारा में भी किया गया था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 3 तीनों कथन क्या है, तो सही है। तो
तो याद रखिए कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बंगाल के बोलेगा तो तामुलुक और बम्बई के सतारा जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समांतर सरकारें जो है ना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए। माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, देश के विभाजन से जो है ना संबंधित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन सा गलत है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला का 1773 का रिवोल्टिंग एक्ट किसके समय आया था, लॉर्ड नॉर्थ के समय आया था। बिल्कुल क्या है तो सही है, क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। 1773 के रिवोल्टिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे और यह अधिनियम भारत में कंपनी के प्रशासन और ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणों के प्रयासों से जो है ना शुरुआत किया गया था। और इस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो जो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। और अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय आया था। बिल्कुल क्या है तो सही है। और सती प्रथा का उन्मूलन बोलेगा तो किसके समय हुआ था, लॉर्ड बेंटिंग के समय हुआ था। लेकिन भारतीय शिक्षा मैंने काटा बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग के समय जो है नहीं हुआ था। ये किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। इसलिए क्या है तो डी क्या है गलत है, उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ए बी और सी क्या है सही है। चलिए आगे देख रहा है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है, क्या है बताइए। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से क्या है स्वतंत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सटीक वर्णन है बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित और क्या है समस्त अधिकार है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है बताइए। करा निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से बताइए, किसका है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कटौती प्रस्ताव का है। किसका है तो कटौती प्रस्ताव का है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे जो है ना बजट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित युगों में से विचार कीजिए। यहाँ पे क्या है अनुसूची है और यहाँ पे क्या है उपबंध है। हमें बताना है ना कि उपयुक्त में से कौन सा युग सही सुमेलित है, यहाँ पे सही बताना है। तो देखिए पहला करा कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है। तो चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है, क्या है तो बिल्कुल सही है। और छठी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित है। ये क्या है तो गलत है। छठी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या है उपबंध किया गया है, ठीक है। ये 6 राज्य है। और आगे देख रहा है कि इसमें जो है ना 10वीं और इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित बोलेगा तो इसमें कौन सा अनुसूची में, तो ये जो है ना 5वीं अनुसूची में, किसमें तो 5वीं अनुसूची में। और छठी अनुसूची का बात करें तो क्या हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जैसे क्या है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में क्या है उपबंध किया गया है, ठीक है। और आगे देखिए कह रहा है 10वीं अनुसूची में क्या है, तो संसद के सदस्यों की निर्भरता से क्या है संबंधित है। ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है, क्या है बिल्कुल सही। तो उत्तर क्या होगा 1 और 3 सही, लेकिन 2 क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 क्या है तो बिल्कुल सही है। और याद रखिए 10वीं अनुसूची को 12वां संविधान संशोधन नियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था और इसे दल बदल रोधी कानून भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि ग्राम सभा के संबंध में, करा ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन क्या है तो सही है बताइए। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए ग्राम सभा के बारे में बोल रहा है, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा होती है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, भी कथन क्या है तो बिल्कुल सही है। और ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जो ग्राम सभा का जो है ना सदस्य हो, ठीक है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है। ये क्या है बिल्कुल जो है ना ये भी कथन क्या है सही है। जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो वही रखेगा, ठीक है। तो ये क्या है बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि यहाँ पे सूची 1 है और सूची 2 क्या है। सूची 2 में क्या है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या और सूची 1 में क्या है तो राज्य है। कौन सा राज्य में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितना है, इसके बारे में जो है ना मिलान करना है। बताइए गुजरात में जो है ना कितना राज्यसभा का सीट है बताइए। गुजरात में बोला है कितना है तो 11 है, कितना है 11। कर्नाटक में बोला है कितना है राज्यसभा का सीट है, तो कर्नाटक में बोलेगा तो कितना है तो 12 है। बिहार में बोलेगा तो कितना है, बिहार में बात करें तो कितना है 16 है। उड़ीसा में बात करें कितना, उड़ीसा में कितना है तो 10 है। और उत्तर प्रदेश में बोला है कितना है, तो उत्तर प्रदेश में कितना 31 है, जो क्या है सर्वाधिक है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा तो सी होगा, क्या होगा तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताइए।
अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संसद राज सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है जब क्या होता है बताइए। कह रहा है कि भारतीय संसद राज सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है जब क्या होना चाहिए बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु और संबंधित राज्य के सहमति से और राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू कराने की अव्यवस्था से, इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में क्या है, सम्मिलित है बताइए। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में क्या है, तो सम्मिलित है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि समान विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में क्या का संशोधन प्रस्तावित करती है, क्या है, बिल्कुल है। और संवैधानिक संशोधनों को पारित करती भी है और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है भी, क्या है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। कह रहा है किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। और मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना, गलत है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता है, बल्कि राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका क्या होता है, औपचारिक प्रमुख होता है, राज्यपाल होता है। इसलिए क्या है, डी जो है ना गलत, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ए, बी और सी क्या है, बिल्कुल सही। इसमें सही गलत पूछा था, गलत क्या है, तो डी क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है, बताइए। तो देखिए विधानसभा के बारे में बोल रहा है। पहला कह रहा है कि इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, ये भी क्या है, तो सही है। और राज्यपाल इसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व इसे विघटित कर सकता है, ये भी क्या है, तो सही है। और विधानसभा में एंग्लो समुदाय के एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो याद रखना कि विधानसभा नहीं, संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के 104वें संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा जो है ना समाप्त किया जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए डी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार के इन जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर बोल रहा है, व्यवस्थित करने कौन सा होगा बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना और क्या है, जहानाबाद और क्या है, तो गया है। और वर्तमान में बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला है। और 38वां जिला बोलेगा तो कौन है, अरवल है, जो जिसको दर्जा कब मिला, 2001 में मिला। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नटंकी या इटांकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बताइए। तो कहाँ है, तो नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन जो है ना कब किया गया था बताइए। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे देख रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बताइए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों में युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में क्या है, पृथक किया जाता है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 डिग्री चैनल जो है ना किसको किसको अलग करता है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अंडमान और निकोबार को क्या करता है, 10 डिग्री चैनल जो है ना अलग करता है। चलिए आगे देख रहा है कि पेनगंगा, कह रहा है पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। चलिए आगे देख रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ बताइए। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य हिमालय या लघु हिमालय में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, सुमेलित नहीं है बताइए। इसमें कौन जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कर्नाटक में क्या है, मालाबार तट है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। महाराष्ट्र में बोलेगा तो कोकण तट है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और गुजरात में बोलेगा तो काठियावाड़ तट है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और केरल में बोलेगा तो कोरोमंडल तट क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। कोरोमंडल तट बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई कितनी है, मिलती है बताइए कहाँ। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है कहाँ बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में मिलता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि काली, सिंध, सिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ बताइए। कह रहा है कि काली, सिंध, सिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ बताइए।
तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसका है? तो चंबल का है। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? बताइए कौन है? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? तो कुचिकल जलप्रपात है। जो कहाँ है? तो जो कर्नाटक के शिमोगा जिले के एक शहर मत्तीकट्टे के पास निगोडू गांव के जो है निकट है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि पृथ्वी की भूप्रपटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? बताइए, पृथ्वी की भूप्रपटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम क्या है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम और क्या है? तो क्या है? तो सोडियम है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर जो है ना अवस्थित है? बताइए, भूमध्य रेखा पर जो है ना कौन अवस्थित है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। कौन कौन है? तो कोलंबिया स्थित और क्या है? तो केन्या स्थित है। ठीक है। तो कोलंबिया तथा केन्या भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। अब भूमध्य रेखा पर जो है ना कुल 13 देश अवस्थित है। कुल कितने देश अवस्थित भूमध्य रेखा पर? 13 देश। कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और क्या है? किरीबाती है। चलिए आगे देखिएगा कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का जो है निर्माण हुआ है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी, बेसाल्ट लावा प्रवाह है। नेक्स्ट है करा कि ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए किसका करता है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो 64 का सी होगा। लॉ ऐसा करता है। किसका करता है? लॉ ऐसा करता है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? बताइए कहाँ पाया जाता है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। चलिए आगे देख रहा है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को कौन सा कर कहलाता है? बताइए, आयात और निर्यात पर लगने वाला जो कर होता है कौन सा कर होता है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को जो है ना सीमा शुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं। और यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस करा कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? बताइए, करा कि भारत की राजकोषीय नीति जो है ना किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? बताइए क्या होगा? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो भारत की राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित की जाती है। जिस तरह भारतीय रिजर्व बैंक RBI मौद्रिक नीति बनाता है, वैसे ही सरकार वित्त मंत्रालय को राजकोषीय नीति जो है ना बनाती है। नेक्स्ट है करा कि नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? बताइए, नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। बैंकिंग संरचना सुधार से है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि सेबी का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित? बताइए, सेबी का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित? बताइए, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? तो मुंबई में। और सेबी का स्थापना बोलेगा तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी का जो है ना स्थापना किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस तरह की भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? बताइए, भारतीय नियोजन के जो वास्तुकार कौन थे? बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? बताइए। कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। 3.8% है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? बताइए, नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 30% है। कितना है? तो 30% है। अगर आपके पास 0 से 4 लाख रुपया है तो कितना? 0% टैक्स लगेगा। अगर आपके पास 4 से 8 लाख है तो उस पर 5% टैक्स लगेगा। अगर 8 से 12 लाख है तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। अगर 12 से 16 है तो उस पर जो है ना 15% टैक्स लगेगा। अगर 16 से 20 है तो आपके ऊपर कितना लगेगा? तो 20% का टैक्स लगेगा। अगर 20 से 24 लाख अगर आपका सालाना है तो उस पर 25% टैक्स लगेगा। अगर 24 से प्लस है तो आपको उस पर 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। और 0 से 4 बोलेगा तो 0%। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए, बिहार के पहले, देखिए पहला है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहटा में किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ट्विटर मतलब एक्स की नई CEO किसे नियुक्त किया गया? बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लिंडा यार्किनो को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट आएगा कि ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है, बताइए। ऑपरेशन कन्विक्शन जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। 1 2 3 मतलब यौन उत्पीड़न से भी संबंधित है, धर्म परिवर्तन से भी संबंधित है और गौ हत्या रोक से भी क्या है, संबंधित है। ये तीनों होगा, ठीक है। बाकी 4 नंबर जो है नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए, गोवा में किया है। कहाँ किया गया, गोवा में किया गया है। तो भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 13 से 18 अक्टूबर 2024 तक गोवा के तट पर जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट आएगा अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बताइए। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मंडपम कर दिया गया है। चलिए आगे देख रहा है कि बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 महिलाओं को जो है ना सम्मानित किया गया है। तो बिहार की 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें स्वर कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा है तथा सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी को जो है ना प्रदान किया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग को जो है जो करंट अफेयर्स का न्यू बुक है रुटेरिया का, आपको लोग को सारा क्लास हम करवाएंगे। तो आपको जो है ना बिहार द्वारा के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जो 1 साल का करंट अफेयर जो न्यू बुक अभी हाल ही में आया है उसका ऑब्जेक्टिव क्लास 10 तक करवा चुके हैं। आगे आपको क्लास कंटिन्यू मिलेगा। हम आपको पूरा बुक जो है ना उसको हम यूट्यूब पे करवाएंगे। तो आप इसको निश्चिंत लेकर रहिए कि आपका करंट जो है ना कैसे मजबूत होगा। बिल्कुल करंट आपको हम पूरा हैंडेड करवाएंगे। और बाकी जो डेली आपको स्लाइड मिलता है करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन आपको मंथली वाइज और डेली वाइज आपको मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया वे किस राज्य से संबंध रखते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है किस राज्य से संबंध रखते हैं, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, महाराष्ट्र से जो है ना संबंधित है। नेक्स्ट आगे करें निजुत मोइना किस राज्य की योजना है, बताइए। निजुत मोइना किस राज्य की योजना है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, असम से जो है ना संबंधित है, मतलब असम का है। चलिए आगे देख रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बंधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना अवस्थित किस राज्य में, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, महाराष्ट्र से। किससे, तो महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट आगे करा कि सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को देखकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया, बताइए। कितने को बताया गया, बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 देशों को जो है ना परमाणु संपन्न देश बताया गया है। नेक्स्ट आगे करा कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत कार्यक्रम ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, देखिए पहले हम पढ़ते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, बिल्कुल सही है। और इसमें 63,000 आदिवासी गाँवों को शामिल करने का लक्ष्य है, भी क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा और रीजनिंग का भी मिलेगा। आपका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। बाकी इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप वहाँ से जो है इसका सोल्यूशन से हेल्प लेकर के आप जो है ना इसका सारा मैथ नहीं आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। आगे देखिए 85 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो 85 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 85 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बी और डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो 89 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 91 कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, बताइए। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित, बताइए। सुब्रतो कप का जो संबंध है किस खेल से, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फुटबॉल से है। नेक्स्ट है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, बताइए। जर्मनी की आधिकारिक जो मुद्रा है क्या है, तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा का बात करें क्या है, तो यूरो है। क्या है, तो यूरो है। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है, बताइए। किसको बोलते हैं, तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर राजन सिंह को जो है ना वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है करा कि अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई, बताइए। अशोक चक्र पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी में जो है इसका शुरुआत किया गया था। चलिए आगे देख रहा है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बताइए कौन सा है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। गैटी क्या है, तो ये जो है ना मतलब रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। वेराइटी एंजाइटी सोसाइटी क्या है, बिल्कुल सही है।
वैरायटी मतलब क्या होता है, विविधता होता है। एंजाइटी मतलब चिंता होता है। गैटी मतलब अमोद, ये प्रमोद होता है। GAIETY होगा, GAIETY, इसमें क्या है, गलत लिखा हुआ है। आगे देख रहा है कि तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि 98वां क्वेश्चन कर रहा है कि सब साची किसका प्रवाची शब्द है, बताइए। सब साची किसका प्रवाची शब्द है, तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी अर्जुन का है। किसका है, तो अर्जुन का है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि महर्षि का संधि विग्रह क्या है, बताइए। महर्षि का जो संधि विग्रह है क्या है, तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महा जो ऋषि है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, करा फ्रॉम द फॉलोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो बाय द एडिंग विच वन इन एबिलिटी ए न्यू वर्ड कैन वी फॉर्मेट, बताइए क्या होगा, तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, इन होगा। क्या होगा, तो इन होगा। तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग कोशिश करते हैं कि क्लास में जो है ना सारा क्वेश्चन आपको समझ आए, अच्छे से याद हो, क्योंकि हर वो क्वेश्चन को 2 से 3 बार जो है रिपीट किया जाता है। अगर हम चाहें तो ये क्लास को जो है ना 20 मिनट में हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं कि आप लोग को जो है ना हम आप लोग के लिए क्लास करवाते हैं कि आपको 100% जो है ना फ़ायदा हो। बाकी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे क्लास आपको मिल जाएगा कि आपको 20 मिनट में आपको सारा खत्म करवा दिया जाएगा, लेकिन आप ये सोचिए ना कि कहाँ पे बेहतर ढंग से जो है ना हर वो क्वेश्चन को करवाया जाता है। बाकी आप लोग के लिए जो है ना PDF हम डिटेल के साथ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और राहुल स्टडी ग्रुप का एक टेस्ट ग्रुप है, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें डेली शाम में 3 बजे डेली बिहार दरवाजा का टेस्ट होता है, तो आप उसको टेस्ट को ज़रूर दीजिए, आपके लिए बेहतर फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वहाँ से जो है ना वो जो टेस्ट होता है उसमें बहुत मेहनत किया जाता है। सोचिए कि उस टेस्ट को देख कर के जो लोग जो है ना 28 पोस्ट दरोगा जो मध्य निषेध का आया था उसमें लोग रिजल्ट लिए हैं। आप अगर टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप टेस्ट देकर देखिए, आपको पता चल जाएगा किस लेवल का टेस्ट होता है। ठीक है, और बाकी आप लोग को तो पता है कि 100 जो प्रैक्टिस सेट बिहार दरवाजा का जो पहले करवाए हैं, जो जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, उसका 100 वो जो क्यूज बोर्ड है उसका आपको जो है ना मिल गया होगा। और बाकी आप लोग को देखिए बताते हैं कि बिहार दरवाजा का जो होमवर्क सीरीज है जस्ट आपका 1 तारीख से या 3 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसा होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे सूचना इसका मिल जाएगा। तो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से, बिल्कुल नए अंदाज में, बिल्कुल एक नए सिरे से बुक का जो है ना होमवर्क सीरीज स्टार्ट होगा। और साथ में आपको मार्केट का जो भी प्रैक्टिस सेट है, देखिए आपको हम टेलीग्राम चैनल पर भेजे भी थे। मेरे पास जो है ना इसके पहले जो बैच चल रहा है बिहार दरवाजा का होमवर्क सीरीज, उसमें 70+ प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। तो सोचिए 70 प्रैक्टिस सेट अपने आप में कितना एक आंकड़ा होता है। सोचिए अगर 70 प्रैक्टिस सेट में अगर आप 50 प्रैक्टिस सेट अगर अच्छे से लगा लीजिएगा तो आपका जो है ना PT कोई नहीं रोक सकता है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आएगा प्लेटफॉर्म का, जैसे आ गया ड्रीम डोज का है, एडुटेरिया का है, और एक और है क्या बोलते हैं स्पार्क का है, बाकी ज्ञान बिंदु का है ही है, आएगा ही। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लगेगा आपको सारा इस ग्रुप में जब जुड़िएगा तो आपको सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। विद डिटेल PDF के साथ आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा, और साथ में जो है ना आपका होमवर्क भी मिलेगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, बहुत कम फी में जो है ना आपका न्यू सिरे से स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी इंतजार है कि हमें बिहार दरवाजा का होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बैच 4 है, और इसके बाद जो है ना बिल्कुल नहीं बैच आएगा, क्योंकि इसके बाद अगर बैच आएगा तो वो बैच ख़त्म ही नहीं होगा। तो आप ये सोच सकते हैं इसमें जो है ना एडमिशन होगा, जितना जल्दी आप एडमिशन लीजिएगा आपको फ़ायदा होगा, जितना जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी आपको पता है कि बिहार दरवाजा का 100 प्रैक्टिस सेट का एक अलग जो ग्रुप है टेलीग्राम पर आपको हम बना दिए हैं, उसमें लगभग 1200 लगभग जुड़ गए हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो राहुल स्टडी जो ग्रुप टेलीग्राम चैनल है उसमें लिंक दिया हुआ, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और उसमें जो है ना आप जब भी मन करे लगातार डे प्रतिदिन मतलब 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। आपका 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, 100 प्रैक्टिस सेट है बिहार दरवाजा का, और आप इसको अच्छे से अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आपका GK GS जो है ना आपका कहीं भी बैठेगा तो आपका 100% जो है ना आपका वहाँ से रिजल्ट होगा, और अच्छा स्कोर कर पाइएगा वहाँ से। ठीक है ना, तो बाकी देखिए ये सारा हम आपको बता दिए। बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा। और क्लास के नीचे जो कमेंट अगर कोई भी आपको कमेंट लगे आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हर ग्रुप में जो है ना राहुल स्टडी का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए क्लास का। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।